So today we will start with our containerization technology. First of all, we have to know what is actually container is, why we require containerization technology. हम containerization का actual में use क्यों करते हैं? हमें सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है? So I think Abhay is already working on containerization tech, right Abhay? यस हाँ, तो अगर जैसे सिंपल सा मैं आपके एस्पेक्ट से पूछूं, मैं थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव रखते हैं, चीज़ें आज थोड़ी थियोरेटिकल ज़्यादा रहेंगी, तो उसके साथ अगर उस तरीके से पूछूं तो अबे आपको क्या लगता है कंटेनराइजेशन, व्हाई वी नीड कंटेनराइजेशन टेक्निक? कंटेनराइजर लाइक ये मतलब एक लाइट वेट होता है थोड़ा। एग्जैक्टली। सबसे मेन चीज इसकी ये होती है कि लाइट वेट होता है, तो इसलिए हम इसको मेनली हम यूज करना चाहते हैं, इसी को अपनी एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय करना चाहते हैं। गुड। वन पॉइंट इज लाइट वेट। यस। अनदर वन, एनीथिंग, मतलब अगर सागर तुम्हें भी थोड़ा बहुत अगर तुमने जैसे आइडिया लगा रखा हो, क्योंकि एज अ डेवलपर कंटेनराइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा एज अ डेवलपर भी आपको आना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो मुझे क्या लगता है कि जितना मैंने सुना है इसके बारे में या ट्राई किया है, तो इसमें मुझे एक चैलेंज ये लगता था जब बिफोर कंटेनराइजेशन, कि हमें जब एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं लोकल पे तो सारी चीज़ें लोकल पे वर्क करती है, बट व्हेन वी मूव द सेटअप ऑन सर्वर, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फटती है, तो वो कॉन्फ़िगर मैच नहीं कर पाते। तो उसके लिए कंटेनराइजेशन बेटर है कि सेम चीज़ें हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं तो वही चीज़ें वहाँ पे भी वर्क करेंगे। चलो, सागर का और अभय का पॉइंट लेके ही इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास में ये आया कि अभय ने बोला कि कंटेनराइजेशन इज लाइक लाइट इन वेट। ओके, एंड सागर सेड कि कन्फिग वाइज चीजें जो है वो सेम रहती है, सिमिलर रहती है हर जगह पे। अब इस चीज को समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डेवलपर है, ठीक है? डोंट गो विद द ड्राइंग गाइस, ओके? आई एम वेरी बैड इन द ड्राइंग्स, ओके? एक डेवलपर है, उसने कुछ कोड किया। सपोज करो ही यूज्ड टू कोड इन जावा, ठीक है? तो जावा में अगर वो कोड कर रहा है तो ऑब्वियसली जावा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्जन्स हैं वो अवेलेबल है, जैसे 8 है, 11 है, 21 है, बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है। सपोज करो जो डेवलपर, ये डेवलपर 1 को पकड़ के चलते हैं, ठीक है? डेवलपर 1 ने अपने कोड जितना भी लिखा वो उसने सारा का सारा किस में लिखा था? 11 के अंदर। ओके, नाउ ही हैज टू डिप्लॉय दैट सेम थिंग ऑन रिमोट सर्वर। अभी हम SIT को ही पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है? SIT का मतलब समझते हो अभय और सागर? SIT का मतलब समझते हो ना? No. SIT stands for सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग, ओके, ठीक है? लाइक यूएटी। हाँ, UAT इज फॉर यूजर, जहाँ पे हमारा यूजर आता है, ठीक है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जहाँ पे। UAT इज द लाइक प्री प्रॉड। यहाँ पे ये वो पहला है जब हम कोई भी चीज, हमारी जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी उसके अंदर जब हम बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड के टाइम में टेस्ट भी हम लेके चल रहे थे, ठीक है? तो दिस इज द टेस्ट फेज जहाँ पे पहला डेवलपर ने अपना कुछ डेवलप किया, डेवलप समथिंग, और अब एक चीज तो डेवलप नहीं करी होगी, उसने डिफरेंट डिफरेंट चंक्स डेवलप करे होंगे, यानी चंक 1 होगा उसके पास में, चंक 2 होगा, ऐसे n नंबर्स ऑफ चंक्स होंगे कोड के, है कि नहीं? अभी तो यहाँ पे मैं एक डेवलपर को बात करके चल रहा हूँ। सपोज करो कोई कोड था जिसके अंदर इसी तरीके से 2 डेवलपर्स काम कर रहे थे, ठीक है? उन दोनों ने अपना कोड गिट के ऊपर पुश कर रखा था। गिट से हमने दोनों के कोड को मर्ज करा, यहाँ पे दोनों का कोड मर्ज हुआ, और मर्ज करने के बाद में हमने उसको डिप्लॉय मार दिया। नाउ सपोज SIT के अंदर जो टेस्टर था, ठीक है, सपोज करो वो कहता है भैया SIT पे मत दो, तुम सबसे पहले मेरे को लोकल पे दे दो, मैं लोकल पे मेरे टेस्टिंग करना चाहता हूँ। हम अभी सिर्फ कहानियां बना रहे हैं, ठीक है? कहानी को तौर पे समझेंगे। तुम मुझे मेरे लोकल पे दे दो एंड आई वांट टू टेस्ट दैट सेम थिंग
फर्स्ट ऑन माय लोकल, ठीक है। तो हमने उसको, हमारा जो कोड गिट के ऊपर पड़ा था, हमने बोला कि यहाँ जा, गिट पे चला जा और गिट से तेरे लोकल के ऊपर तू डाउनलोड कर ले और वहां तू चला लेना, ठीक है। देन यू शुड रन इजीली ओवर ऑन योर लोकल मशीन। बट रिक्वायरमेंट्स उसने जब हमसे पूछी तो हमने उसको बोला भाई तेरे सिस्टम पे जावा होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? जावा। ये चीज तेरे होना बहुत जरूरी है, अगर जावा नहीं होगी तो ये कोड नहीं चलेगा। एंड ही इज लाइक ठीक है, मेरे सिस्टम पे पहले से जावा इंस्टॉल है। वो कह रहा है मेरे सिस्टम पे जावा इंस्टॉल है। अब हुआ क्या, जैसे ही उसने अपने सिस्टम पे लिया, उसके सिस्टम पे जो इंस्टॉल थी वो जावा 8 थी। क्या इंस्टॉल थी उसके सिस्टम पे? जावा 8। और हमारी रिक्वायरमेंट में जावा तो थी, हमारी रिक्वायरमेंट में जावा तो रिक्वायरमेंट में थी, लेकिन हमारा वर्जन क्या था? 11। तो कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस आ गई, क्योंकि उसका सिस्टम एक पीछे है। तो अगर मैंने कुछ भी जावा 11 के फीचर्स को यूज में लेके कोड कर रखा होगा, अगर मैंने इसके फीचर्स यूज में ले रखे होंगे तो वो जावा 8 में नहीं चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो जावा 8 में चल सकते हैं। तो उसने बग रेस कर दिया, कोड इज नॉट वर्किंग, एंड यू स्टार्ट सेइंग यार इट इज रनिंग ऑन माय मशीन, इट इज रनिंग ऑन माय मशीन। तो जैसे सागर ने बोला था कॉन्फ़िगरेशन का इशू, कॉन्फ़िगरेशन का इशू क्या? कॉन्फ़िगरेशन का इशू ये हो सकता है डिपेंडेंसीज, कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, लाइब्रेरीज, एनवायरमेंट्स, इस तरीके की मल्टीपल चीजें हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारे जो कोड था उसकी रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीजें थी। तो अगर इनमें से एक भी चीज मेरी है ना फुलफिल नहीं होती है तो मेरा कोड कभी रन ही नहीं करेगा। और ये वाली चीज के लिए मैं पहले टेस्टर के साथ अब बैठूं, उसको ये चीजें सारी इंस्टॉल कराऊं, अपना टाइम वेस्ट करूं, ये चीज करूं, तो दिक्कत है ना। अब मैंने उसको बोला भाई मैंने पता कर लिया कि उसके पास में जावा 8 है, ठीक है। मैंने उसको बोला सबसे पहले तू जावा 11 पे शिफ्ट मार, ठीक है। अब यू पीपल ऑलरेडी नो कि कोई भी सिस्टम के ऊपर जावा चेंज करना या कोई भी वर्जन ऑफ चेंज करना अपने आप में एक हेडेक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन चेंज करना इज लाइक अ हेडेक टू अस, ठीक है। जावा डेवलपर अगर नहीं है वो, इन केस अगर जावा डेवलपर है तो चलो उसने जावा के CLI कमांड्स को यूज में लेके कर लिया, लेकिन उसके वो कह रहा है कि भैया मेरे तो पहले से ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रनिंग स्टेट में है, जो मेरा पहले से ही एक प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग स्टेट में है। वन सेकंड गाइस, लेट मी कनेक्ट दैट विद चार्जर फर्स्ट। चार्जिंग और नॉट चार्जिंग, इट्स नॉट चार्जिंग। चलो देखते हैं कितनी देर चलता है, ठीक है। वो जावा 11 के ऊपर शिफ्ट करने के लिए उसने मना कर दिया। वो कह रहा है कि भैया मैं तो इस मशीन के ऊपर, मेरे पास में पहले से 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो जावा 8 के ऊपर चल रहे हैं, तो मैं तुम्हारे एक प्रोजेक्ट के लिए इस पे शिफ्ट करूंगा, फिर उन 3 की मुझे टेस्टिंग करनी है तो मुझे वापस से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इट्स काइंड ऑफ अ हेडेक फॉर हिम। और यहाँ पे तो अभी मैं एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। सपोज करो यहीं पे अगर मैं पाइथन की बात करूँ, यहीं पे अगर मैं पाइथन की बात करूँ, तो अगर पाइथन की कुछ एप्लीकेशन मेरी बनाई हुई है, तो पाइथन की एप्लीकेशन बनाई हुई है तो वहां पे भी मेरे अलग अलग वर्जन होंगे, 3.10 होगा, 3.8 होगा, 3.12 होगा, इस तरीके से। तो यानी अगर मैंने कोई इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज को यूज में लिया हुआ है तो वो तो पर्टिकुलर वर्जन के हिसाब से है ना डिपेंडेंसी चलेगी, मेरे लिए वहां पे भी दिक्कत हो गई। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था वर्चुअलाइजेशन। वो कॉन्सेप्ट क्या आया था? वर्चुअलाइजेशन। एंड वर्चुअलाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या था, हम क्या करते थे, हमारे वर्चुअल है ना अलग अलग एनवायरमेंट्स बना देते थे इस तरीके से। अब इसमें क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क
ऑन द बेसिस ऑफ सी ग्रुप। अगर मैं लिनक्स की बात करूं, अभी मैं लिनक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सी ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, हमारे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो होते थे एक दूसरे से आइसोलेटेड होते थे। कैसे होते थे? एक दूसरे से आइसोलेटेड होते थे। एंड बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, देखो सिंपल सा है, आज आज एक बिल्डिंग है, सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लैट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन इज सेम काइंड ऑफ थिंग। बिल्डिंग को हम एक काम करते हैं, बेयर मेटल समझते हैं। बेयर मेटल मतलब हार्डवेयर, ठीक है। एंड जितने भी जो फ्लैट्स हैं बिल्डिंग के, उनको हम क्या समझते हैं कि अपने आप में अलग अलग वर्चुअल स्पेसेस हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मेरे पास में एक बेयर मेटल है, ठीक है, एक बेयर मेटल है हार्डवेयर, तो अगर मैं वर्चुअलाइजेशन करूंगा, पहले वर्चुअलाइजेशन करते थे, तो उसके लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट आती थी? हाइपरवाइजर की। मुझे क्या रिक्वायरमेंट आती थी? हाइपरवाइजर की। एंड एक्चुअल में हाइपरवाइजर किसको कहते हैं? हाइपरवाइजर जो एक लेयर आती थी बेयर मेटल के ऊपर, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर किसको कहते हैं? इट्स अ सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर समझो इसको, ठीक है, टू क्रिएट वर्चुअल सर्वर्स, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स या सर्वर्स बनाने के लिए काम में आता था। हाइपरवाइजर इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। ठीक है, तो हाइपरवाइजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्चुअल मशीन्स को या फिर हम कह सकते हैं सर्वर्स को बनाने के लिए एक हम उस फिजिकल सर्वर के ऊपर, जो हमारे पास पहले से फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर हम हाइपरवाइजर की हेल्प से सर्वर्स और वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी हाइपरवाइजर की? प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपरवाइजर भी जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर मैं हाइपरवाइजर की बात करूं तो हाइपरवाइजर आपके लिए 2 टाइप्स के अवेलेबल होंगे। एक हार्डवेयर हाइपरवाइजर, दूसरा सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर। अब सबसे पहले हार्डवेयर हाइपरवाइजर को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सब सर्वर्स यूज लेते हैं, ठीक है। अब सर्वर्स में एक्चुअल में होता क्या है? सर्वर्स के अंदर क्या होगा कि मेरा एक फिजिकल सर्वर होगा, उस फिजिकल सर्वर के ऊपर मेरा हार्डवेयर हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ होगा, ठीक है। हाइपरवाइजर VMware एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे VMware, ठीक है, VMware हो गया, और भी जैसे Hyper-V हो गया, इस तरीके का सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ होगा जो हाइपरवाइजर कहलाएगा। अब वो क्या करेगा? ये जो फिजिकल सर्वर है, ये जो फिजिकल सर्वर है, इसके अंदर मेरे को अलग अलग सर्वर्स को काट के देगा, ठीक है, अलग अलग सर्वर्स को मेरे को काट के देगा। इस सर्वर के ऊपर फिर मैं, जो मेरे को ये काट के देगा, मैं मेरा गेस्ट ओएस चढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई डेटा सेंटर वाला है, ठीक है, उसका डेटा सेंटर का डेटा फार्म है पूरा का पूरा, एंड उसने कोई सर्वर ले रखा है। उस सर्वर की जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 100 GB रैम की, ठीक है। अब मेरे को 100 GB रैम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 100 GB रैम का अगर मैं सर्वर लूंगा तो वो बहुत महंगा आएगा। तो उसने कहा मैं आपको 8 GB रैम का सर्वर दे दूंगा। तो उसने क्या करा, 128 GB रैम का या 120 GB रैम का जो भी था, उसमें से 8 GB का मेरे को एक सर्वर एक लॉजिकली काट के दे दिया। वो लॉजिकली काटने के लिए उसको हाइपरवाइजर की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है।
यहां पे अब आप देख रहे हो कि मैंने डायरेक्ट मेरे मशीन जो थी या बेयर मेटल जो था उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को अपलोड कर रखा था। लेकिन यही वाली सेम चीज हम हमारे लोकल में भी करते आए हैं। लोकल में कब करते आए हैं? वर्चुअल बॉक्स, आप लोगों में नाम सुना हुआ है किसी ने वर्चुअल बॉक्स का? निखिल, एक क्वेश्चन है। हाँ। हाइपरवाइजर का यूज फिर से बताओ ना एक बार। अच्छा, देखो, हाइपरवाइजर को सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर। सिंपली हाइपरवाइजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और वो क्यों काम में आता है? या तो मुझे वर्चुअल मशीन्स बनानी हो या फिर मुझे वर्चुअल सर्वर्स बनानी हो, ठीक है। किसके ऊपर? ऑन टॉप ऑफ फिजिकल सर्वर या फिजिकल डिवाइस। मेरा कोई फिजिकल सर्वर पहले से ही अगर मेरे पास में है, उसके ऊपर अगर मुझे वर्चुअल सर्वर्स वापस से बनाने हैं तो मैं क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लूंगा? हाइपरवाइजर। यहां तक कोई डाउट? सागर? नहीं नहीं, वही ठीक है। अब हाइपरवाइजर सिर्फ हमें एक सिस्टम पे कंट्रोल देता है, जो भी हमारा सिस्टम इंस्टॉल करना है, करेक्ट? सिंपल सा इसको सिस्टम इंस्टॉल की तरह मत देखो। सबसे पहले इसको ऐसा समझो कि आपके पास में बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है। हम्म। सपोज करो आपके पास में 128 जीबी रैम की मशीन है। अब मुझे आप ये बताओ, 128 जीबी रैम की मशीन क्या हर किसी की रिक्वायरमेंट होगी? अगर नो। मैं एक डेटा सेंटर लेके बैठा हूं तो 128 जीबी रैम की मशीन की हर किसी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। नो। लेकिन 4 जीबी या 8 जीबी रैम की सर्वर्स मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स मेरे को मिल सकते हैं। तो करेक्ट। मुझे ऐसा कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे 128 जीबी रैम के छोटे छोटे 8-8 जीबी के या 4-4 जीबी के अलग अलग सर्वर बना दूं। हम्म। पॉसिबली हो सकता है ये जब हम्म। अगर मेरे को ऐसा कुछ करना होता है तो मैं एक सॉफ्टवेयर को काम में लेता हूं, और हम्म। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? हाइपरवाइजर। ठीक है। ओके। तो वो सॉफ्टवेयर आपको लॉजिकली मशीन को काट के दे रहा है। हम्म। वो सॉफ्टवेयर आपको, मशीन आपकी वही है लेकिन वो क्या कर रहा है? लॉजिकली आपके मशीन के अंदर आइसोलेशंस लेके आ रहा है। कैसे लेके आ हम्म। रहा है वो? लॉजिकली। ओके। अब आया समझ में? यस। ठीक है। अब मैं बात करता हूं हाइपरवाइजर के अंदर भी दो तरीके के हाइपरवाइजर होते हैं, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर हाइपरवाइजर, एक होता है सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 होता है, ये टाइप 2 होता है, ठीक है। अब जो टाइप 1 हाइपरवाइजर की अगर मैं बात करूं, जो कि होता है हार्डवेयर हाइपरवाइजर, वो डायरेक्ट मेरे फिजिकल सर्वर के ऊपर एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। आया समझ में? ठीक है। हाइपरवाइजर चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उसका काम एक ही है, मुझे मेरी मशीन को लॉजिकली आइसोलेशंस देना, वर्चुअलाइजेशन देना। लॉजिकली मेरे को क्या देगा हाइपरवाइजर? हमेशा वर्चुअलाइजेशन अप्रोच, ठीक है। तो चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, काम वो दोनों एक करेंगे। टाइप 1 में बस इतना सा है, वो डायरेक्ट मेरा जो फिजिकल मशीन है, जो मेरे 128 जीबी रैम की जो मशीन थी, उस मशीन के ऊपर डायरेक्ट मैं एज अ सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल कर दूंगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल सॉफ्टवेयर, एक होता है फर्मवेयर। यार ये पता नहीं आईपैड कितना चलेगा, आई डोंट नो। 5% बैटरी है। जब तक चल रहा है इसको चलाते हैं, फिर देखेंगे कैसे मूव ऑन करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं ये चार्ज कर रहा है इसको, केबल इशू। कछु ना कर सकते हैं। ठीक है। फिर व्हाइट बोर्ड से कोशिश करेंगे करने की, नो इश्यूज। अब यहाँ पे समझो, हाइपरवाइजर जो है दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब लॉजिकली काटते हैं। पहला वाला जो डायरेक्ट जब उसके ऊपर चढ़ता है, किसके ऊपर? फिजिकल मशीन के ऊपर, बेयर मेटल के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? फर्मवेयर। वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा फर्मवेयर। लेकिन जब तुम्हारे पास में कोई ओएस है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम्हारा बेयर मेटल है, उसके ऊपर पहली लेयर हाइपरवाइजर नहीं हो, पहली लेयर तुम्हारी क्या हो? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओएस, और फिर तुम उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो हो तुम्हारा हाइपरवाइजर। बेस्ट एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स हमने सबने काम में लिया हुआ होगा। आई थिंक हमारे पास विंडोज के पीसी होते थे तो लिनक्स वगैरह चलाना होता था, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे वर्चुअल बॉक्स करके, याद है? यस, ओरेकल का होता था। एग्जैक्टली, ओरेकल का होता था वर्चुअल बॉक्स। तो वो क्या है, वो भी हाइपरवाइजर है लेकिन सॉफ्टवेयर टाइप का हाइपरवाइजर है। तो उसको वर्चुअल बॉक्स वाले को चलाने के लिए हम क्या करते थे, पहले हमारा एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, तो हमारे विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसके ऊपर हम चढ़ाते थे, है ना? तो हाइपरवाइजर हमारा उसके ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद में मैं इसको लॉजिकली काट रहा हूं। अभी भी लॉजिकली मैं किसको काट रहा हूं, मेरे बेयर मेटल को ही काट रहा हूं। अभी भी लॉजिकली मैं बेयर मेटल को ही काट रहा हूं। ऐसा होता था ना कि हम उस वर्चुअल बॉक्स में खूब सारे है ना अलग अलग अलग, कभी उबंटू चलाते थे, कभी उसके अंदर क्या कहते हैं रेड हैट चला लेते थे, ऐसे अलग अलग हम चलाते रहते थे, है कि नहीं? तो Yes. जब मैं सॉफ्टवेयर को ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता हूं तो टाइप 2 हाइपरवाइजर को मैं यूज में लेता हूं। यहां तक समझ आया? कोई इशू? लेकिन हाइपरवाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझो। अब हाइपरवाइजर का दिक्कत क्या है, उसने जो जैसे इस ओएस को सपोज करो, मैं सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं जहां पे मेरा लैपटॉप के ऊपर मैंने वर्चुअल बॉक्स यूज ले रखा है। मेरा 8 GB रैम का लैपटॉप है, ठीक है? अब मैंने 8 GB रैम में से 4 GB इसको दे दिया, तो मेरे पास में पीछे 8 GB में से कितना बचेगा, 4 GB। तो मेरे इस ओएस को चलाने के लिए अब मेरे पास 8 GB अवेलेबल नहीं है। वो रिसोर्स जो था वो मेरा जो है वो ब्लॉक होके खड़ा हो जाएगा। जैसे ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाऊंगा तो ये मेरा रिसोर्स जो है वो कंज्यूम कर लेगा पूरा का पूरा। अब चलानी मुझे एक छोटी सी एप्लीकेशन ही है, लेकिन मैं पूरा का पूरा रिसोर्स लेके बैठ गया, पूरा का पूरा रिसोर्स लेके मैं बैठ गया। तो कायदे से देखा जाए तो क्या ये एक अच्छा मतलब तरीका है? नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, ये टाइम बहुत लेता है, टाइम टेकिंग अप्रोच है, ठीक है? मतलब आप ये देखो कि अगर आपको एक वर्चुअल मशीन चलानी है तो उसके लिए आपको वापस से सब कुछ इंस्टॉल उस पर करना पड़ेगा। वापस से आपको है ना एक इमेज आप लेके आते थे उबंटू की, फिर उसको इंस्टॉल करते थे, तो एटलीस्ट वो कुछ एक टाइम लेता था, 1 मिनट ही मान के चलो, लेकिन वो 1 मिनट भी लेता तो था ही ना, ठीक है? आया, समझ में आया? यस। आगे चले। अब सपोज करो मेरा यहाँ पहले से 8 GB रैम में से 4 GB इसको दिया हुआ है, मुझे अब ये वाला भी वापस से चलाना है, इस ऐप को भी चलाना है। ये इसमें सपोज करो मेरा जावा 8 का चल रहा था, अब मुझे जावा 11 चलाना है। क्या मैं इसको वापस से 4 GB दे सकता हूँ 4 GB में से? ये पॉसिबल है? अगर मैं इसमें से 4 GB दे दूंगा तो मेरा ये ओएस कैसे चलेगा? ये तो पहले ही मरा हुआ पड़ा था। तो होता था ना कई बार हम वर्चुअल बॉक्स को है ना रन करते थे तो हमारी सिस्टम अचानक से हैंग होने लग जाता था, तो हमारा रिसोर्स जो है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं होता था। हमारा रिसोर्स जो है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं होता था, कंप्लीटली हमारा रिसोर्स क्या हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था। चाहे वो एप्लीकेशन यूज उस रिसोर्स को कर रही है चाहे नहीं कर रही है, लेकिन वो वीएम जो हमने चलाया है, जो वर्चुअल मशीन हमने जो हमारे हाइपरवाइजर पे चलाई है, वो पूरा का पूरा उस लेके रह जाती थी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जब मेरे को कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो लिनक्स के मेरे पास में कितने सारे डिस्ट्रोज है, उबंटू है, रेड हैट है, और फेडोरा है, ओपनज्यूज है, इस तरीके से मल्टीपल मेरे पास फ्लेवर्स ऑफ उबंटू हैं। लेकिन इन द हैंड सबके अंदर कर्नल जो है वो सेम है। वो किसका है? लिनक्स का। कर्नल देखो, कर्नल किसको कहते हैं ये सबको पता है? कर्नल किसको कहते हैं? कर्नल किसको कहते हैं भाई लोगों? एनी आइडिया? कर्नल इज लाइक ड्राइवर्स। कर्नल किसको कहते हैं? ड्राइवर्स को कहते हैं। हम
हमारे विंडोज के अंदर जैसे ड्राइवर्स यूज में लेते हैं ना, सीडी ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, उनको लिनक्स के टर्म में हम क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, ओपन यूज, ये सब किसका कर्नल यूज में ले रहे हैं, लिनक्स का कर्नल यूज में ले रहे हैं। तो मेरे पास में ऐसा कुछ हो कि मैं मेरे कर्नल्स को शेयर कर सकूं, यानी ड्राइवर्स मेरे शेयरेबल हो जाएं। अब मैं चाहे जावा 11 चलाऊंगा या जावा 8 चलाऊंगा, दोनों के लिए ही अगर मैं लिनक्स मेरे को चाहिए, तो लिनक्स तो मेरी दोनों की सिंपल डिपेंडेंसी हो गई ना। एक्चुअल में तो मेरी यहाँ पे चेंज क्या हुई, लाइब्रेरी वर्जन चेंज हुआ है, यहाँ पे मेरा ये वर्जन चेंज हुआ, इसके सिवा मेरा क्या चेंज हुआ। तो इसके लिए मैं पूरा पूरा मशीन के ऊपर लोड क्यों दूं, मेरे रिसोर्स को क्यों मैं ना परेशान करूं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स इज लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द इंडस्ट्री। आज आप कोई रिसोर्स क्या क्या होते हैं हमारे, नेटवर्क, मेमोरी, स्टोरेज एंड कंप्यूट। ठीक है, ये 4 चीजें हमारी रिसोर्स होती है। एम्प्लॉय को आजकल भी आजकल एम्प्लॉय को भी बोल देते हैं, सॉरी, एम्प्लॉय को भी बोल देते हैं रिसोर्स। हाँ, वो भी रिसोर्स क्यों है, देखिए आईटी के अंदर आप लोग एज अ रिसोर्स क्यों है, क्योंकि यू पीपल आर डूइंग समथिंग जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं सर्वर के अंदर रिसोर्स की बात करूं, तो वो उसके एम्प्लॉयज हैं, नेटवर्क, स्टोरेज, वो उसके एम्प्लॉयज हैं, तो वो उसके रिसोर्स हैं। ठीक है, तो आजकल हम जेन एआई में काम करते हैं, इसलिए जीपीयू भी उसके अंदर एक एड ऑन होने लग गया है, जीपीयू भी आजकल एज अ रिसोर्स लिया जाता है। अब वर्चुअलाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी जो नंबर ऑफ मशीन्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं, कंपेयरिंगली वो एक लिमिटेशन में बंध जाएगी। मेरे पास में जो रिसोर्स है मैं उससे आगे नहीं जा सकता। अगर मेरे को 8 जैसे जीबी की अगर मैंने मशीन काट दी 16 जीबी की मशीन में से, तो अब मेरे पास में अगली मशीन में से 8 जीबी ही है काटने के लिए, मेरे पास में रिसोर्स में मेरे पास 8 जीबी ही बचा है। लेकिन सपोज करो यहाँ मेरे पास में 16 जीबी था। ठीक है, अब इस 8 जीबी में जो मैंने मशीन में काटा था, एक्चुअल में उसमें 2 जीबी ऑफ जो मैं प्रोसेस या मैं कोई सर्वर चलाता, वो कितना यूज करता, 2 जीबी। कितना रैम यूज करता वो मेरी, सपोज करो 2 जीबी, तो मेरी 6 जीबी जो है वो तो फेल हो रही है ना, वो तो अनयूज्ड है। तो सपोज करो अगर मेरे को ऐसा कोई प्रोसेस मिले जहां पे मैं 16 जीबी में से मेरा जैसे ही जो भी मेरा एप्लीकेशन है उसको मैं एज ए चलाऊं प्रोसेस, वो 2 जीबी कंज्यूम कर ले, लेकिन वो मुझे वर्चुअलाइजेशन का भी फ्लेवर दे पाए, मुझे वो वर्चुअलाइजेशन भी मैं उससे अचीव कर पाऊं, ऐसा कुछ मैं कर पाऊं, तो इट्स इजी फॉर मी। वहां पे मेरे साथ क्या होगा, मैं पहले जो मैं 2 मशीन या 3 मशीन कर पा रहा था, अब मैं 2 जीबी की वजह से ऐसी 8 मशीन बना पाऊंगा, है ना, मेरे 8 मशीन बना पाऊंगा। तो कंटेनराइजेशन वो ही टेक्निक है, कंटेनराइजेशन वो ही टेक्निक है जहां पे हम जो भी है वर्चुअलाइजेशन को अचीव तो करते हैं। और वर्चुअलाइजेशन को अचीव कैसे करते हैं, यानी हमारे जो सी ग्रुप्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे नेटवर्क्स हैं, वो सब क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। निखिल, आपका लैपटॉप डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चार्जिंग पे लगाओ पहले। एग्जैक्टली ये आईपैड है तो इसका वो ओह, सपोर्ट नहीं कर रहा। जब तक अच्छा। ये चल रहा है एज ए इसको यूज में लेते हैं, फिर अगर बंद हो जाएगा तो आई विल शेयर स्क्रीन ऑन माय लैपटॉप। ठीक है। ओके, नो वरी। इसमें एक क्वेश्चन है मुझे। हम्म। ओके, तो मान लो कि मैंने एक वीएम लिया है। वीएम में मुझे मिलता है 8 GB का रैम। ओके, हम्म। और उसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट डॉकर्स क्रिएट करने हैं। ओके, तो ईच डॉकर आई एम यूजिंग 4 GB। ओके, तो मैंने 2 डॉकर क्रिएट कर लिए, 4 4 8, तो 8 पूरा कंज्यूम हो गया। तो मुझे इश्यू होगा वीएम पे, वीएम डाउन हो सकता है उससे, या मुझे वीएम एग्जैक्टली, के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना पड़ेगा कि वो खुद को ऑपरेट एग्जैक्टली। करे? अगर सबसे पहले तो आप ये सोचो, आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाई, हम्म। अगर उस एप्लीकेशन को आपने बनाया और उसकी पहली रिक्वायरमेंट ही 8 जीबी के वीएम के ऊपर, आप क्या 4 जीबी है ना रैम कंज्यूम करने वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं अगर एक सर्वर परचेज करूंगा, तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर ऐसी कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूंगा कि जो स्टार्ट होने के लिए ही 4 जीबी यूज में ले रही है।
इज इट पॉसिबल? मैं ले कर सकता हूँ ऐसी मशीन को। ये तो वो है टाइम जब मेरी मशीन को मतलब जरूरत है 4 GB की, ठीक है, एटलीस्ट 4 GB उसको रन करने की। लेकिन सपोज करो अब आप कुछ ऐसा हैवी कंप्यूट प्रोसेस चलाए तो वो तो 4 GB से भी ऊपर जाएगा। वो तो आपका कोड है, उसके अंदर वो ऐसा तो है ही नहीं वो 4 GB में लिमिटेड रहेगा। वो तो कंप्यूट आपने एक्स्ट्रा कंप्यूट चला दिया उसके अंदर, तो वो सर्विस तो आपकी 4 GB से ऊपर भी जाएगी। करेक्ट। तो एक्चुअल के अंदर आप हमेशा जब आप अपना कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो तो आपकी जो रैम कैपेसिटी है उसका आप हमेशा क्या करते हो 60% के अराउंड ही उसको कंज्यूम करने के लिए देते हो, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, ताकि अगर मेरी कोई कंप्यूट हैवी हो, सपोज करो मैंने तो डेटाबेस के लिए एज अ सर्वर ले रखा है, ठीक है, डेटाबेस रन होने के लिए ही 2 GB की उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन डेटाबेस में मैंने गलत क्वेरी लिख दी तो अब क्या होगा? तो ब्लॉक होके रह गया, खड़ा हो जाएगा वो, है ना? लाइक माइस्क्यूल या एसक्यूएल रहता है तो उसमें मान लो कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है एंड मैंने उसको कोई क्वेरी कर दिया तो वो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी उतना लेगा, रैम भी उतना यूज करेगा। फिर मेरा हमेशा ग्राफ अगर देखूंगा तो वो एक सा ही चल रहा होगा, तो मेरी मशीन तो वहीं फट गई, है ना? तो मेरे को रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड कभी भी अगर मैं डॉकर की बात करूं, डॉकर इज लाइक सेम हाइपरवाइजर, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। डॉकर इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ कंटेनराइजेशन, ठीक है। हाइपरवाइजर की प्रॉब्लम क्या थी कि वो बेयर मेटल के ऊपर एज अ सॉफ्टवेयर जा रहा था। डॉकर भी इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, बट वो बेयर मेटल के ऊपर नहीं जाता। वो बेयर मेटल के ऊपर जो हमने टाइप 2 हाइपरवाइजर देखा था ना, जो क्या होता था हमारे उसके ऊपर जाता था, क्या कहते हैं, ओएस के ऊपर जाता था। तो डॉकर इज लाइक द सेम एप्लीकेशन जो ओएस के ऊपर जाती है। समझ आया आपको? तो करेक्ट। आपका डॉकर जो है एज अ सर्विस चलेगा, एज अ सॉफ्टवेयर चलेगा। जब मैं लिनक्स के अंदर सर्विस बोल रहा हूं तो इसका मतलब एक कोई सॉफ्टवेयर है जो रन हो रहा है। सर्विस का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर, ठीक है। करेक्ट। चले आगे चले। आई यस। थिंक स्क्रीन चला गया। आई शेयर दिस स्क्रीन, लेट मी नो when people are like able to see that, तो और गंदा ड्राइंग आएगा। Okay. You people are able to see that whiteboard? यस, इट्स Yes. विजिबल टू मी। चलो आगे चलें। तो अब मेरा प्रॉब्लम समझते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मेरे को मेरा रिसोर्स यूटिलाइज करना है। सबसे पहले मेरे को क्या है, जो मेरी मशीन है उसका रिसोर्स जो है उसको ढंग से यूटिलाइज करना है। उसको यूटिलाइज मैं इससे नहीं कर पा रहा था। किससे नहीं कर पा रहा था? वीएम से। वीएम से क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसने लॉजिकली तो मेरे को काट के दिया, लेकिन उसने मेरा रिसोर्स को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। मेरा अगर मैंने लॉजिकली काटा तो वो रिसोर्स मेरा ब्लॉक हो गया, और रिसोर्स ब्लॉक हो गया अगर मैं यूज भी नहीं करना चाह रहा हूं। सिंपल सी बात है, मैंने अगर 8 GB रैम का रिसोर्स ब्लॉक कर दिया 16 GB में से, अब उसमें मैं 2 GB रैम की ही सर्विस चला रहा हूं, तो बाकी का तो 6 GB मेरा अभी भी वेस्ट ही जा रहा है ना, वो यूज नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए कंटेनराइजेशन की टेक्निक आई, ठीक है। अब कंटेनराइजेशन टेक्निक में क्या होता है, कंटेनर्स हमेशा जो होते हैं वो आपके ये आपका बेयर मेटल है, उसके ऊपर आपका ओएस है, एंड उसके ऊपर वो आपका एज अ सॉफ्टवेयर चलता है। सॉफ्टवेयर चलता है मतलब क्या? कंटेनर्स एज अ प्रोसेस चलते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब सर्विस, सर्विस मतलब प्रोसेस, प्रोसेस मतलब मेमोरी कंजप्शन, ठीक है। लेकिन हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से आइसोलेटेड होता है, ठीक है। अगर मेरे ये अलग अलग प्रोसेस हैं तो ये हर प्रोसेस एक हर प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस से एकदम आइसोलेटेड इन नेचर होगा। अब आइसोलेटेड नेचर कैसे हो सकता है? देखो, कंटेनराइजेशन टेक्निक सबसे पहली बात,
अभी की नहीं है। और ये सबसे पहले हमें किस में अवेलेबल हुई थी? ये सबसे पहले हमें अवेलेबल हुई थी लिनक्स में। ये लिनक्स की खुद की टेक्निक है जहां पे हम इस तरीके से अलग अलग आइसोलेशंस अचीव कर पाते हैं। और आइसोलेशन लिनक्स में अगर आपको अचीव करनी है तो आप किसके बेसिस पे करोगे? नेटवर्क्स। हर एक का अपना अपना अलग अलग नेटवर्क होगा, ठीक है। अच्छा, आईपीस का तो सबको नॉलेज है ना, आईपीस क्या होती हैं? आईपीस आइडिया है ना आप लोगों को आईपीस यस का? यस। ठीक है, यस, वो सीखो। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि हाँ, जब हम कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसका वो खुद का डिफरेंट आईपी क्रिएट करता है या सेम आईपी यूज करता है? अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझो। लिनक्स ने कंटेनराइजेशन का मेरे को टेक्निक जो दे रखा था वो पुराना टेक्निक था। इसमें सर होता क्या था? सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, उसके अंदर होता क्या था कि मेरे पास में ओएस है, यानी ओएस मैंने मेरे बेयर मेटल के ऊपर चढ़ा रखा है। अब सपोज करो इस बेयर मेटल की 16 जीबी रैम है, ठीक है। अब इस 16 जीबी रैम के ऊपर मेरे को 2-2 जीबी के 3 प्रोसेस चलाने। तो अभी भी मेरी कितनी रैम कंज्यूम हुई? 6 जीबी। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम यह है कि मेरे को इन तीनों प्रोसेस की आइसोलेशन चाहिए। ये तीनों प्रोसेस हर एक अपने आप में अलग एंटिटी होने चाहिए, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? अब मेरे को अगर कोई प्रोसेस चलाना है तो उस प्रोसेस चलाने के लिए मुझे कुछ ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, या लिनक्स के अंदर मैं बात करूं तो मुझे एक कर्नल की रिक्वायरमेंट होगी। अब चाहे मैं उबंटू चला रहा हूँ, चाहे इसको इस तरीके से समझो, चाहे मैं उबंटू चला रहा हूँ, चाहे मैं फेडोरा चला रहा हूँ, रेड हैट चला रहा हूँ, कोई भी मैं अगर ओएस चला रहा हूँ लिनक्स का, तो कर्नल तो सबका सेम है। उसके ऊपर सिर्फ फ्लेवर चेंज हो गया है। उबंटू वाले ने अपनी यूआई डाली है, रेड हैट वाले ने अपना कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाले हैं, ठीक है। तो कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर जब हम मिलाते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज बी लाइक जहां पे हमारी कुछ ड्राइवर्स और कुछ सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो। अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज का जो कर्नल है वो क्या है? डॉस। डॉस बेस होता है वो। तो वो डॉस बेस जो है ना विंडोज का कर्नल है, और उसके ऊपर विंडोज ने हमारे को कुछ सॉफ्टवेयर दिए हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से दिए? सीएमडी, पेंट, इस तरीके से उसने हमारे को कुछ सॉफ्टवेयर दिए हैं। ऐसे ही उबंटू और इन लोगों ने भी कुछ हमारे को एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर दिए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे कि हम मान लो कि कोई हैकिंग या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ पे काली लिनक्स बहुत प्रेफरेबल माना जाता है। ओके, तो एग्जैक्टली, काली और लिनक्स का कर्नल एक ही है, यू मीन? एग्जैक्टली। चाहे काली तो है उसका चाहे डिफरेंस क्या उबंटू हो है। जाता है ये दोनों में? हाँ, काली लिनक्स क्यों प्रेफरेबल माना जाता है? क्योंकि वहां पे काली ने आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसी यूटिलिटीज और साथ में दी है जो प्रेफरेबली हैकिंग के ही काम आती है, ठीक है। ओके, तो वहां पे हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सेम कर्नल को यूज करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैचेस ऐड किए उसी लिनक्स पे? हाँ, पैचेस, आप पैचेस बोल सकते हो। मैं पैचेस नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज ऐड करी, ठीक है। ओके। आप और पैचेस बोल लो लेकिन यूटिलिटीज बोलना इज लाइक बेस्ट थिंग। क्यों? ओके, क्योंकि देखो और सिंपल है। मैंने ये भी एक सुना है कि मैक का कर्नल और लिनक्स का कर्नल एक ही है। तो नहीं, मैक नहीं, नहीं? मैक का कर्नल जो है वो यूनिक्स है। मैक का कर्नल है यूनिक्स, और यूनिक्स को इंस्पायर्ड होकर लिखा गया है लिनक्स, ठीक है। ओके, मुझे एक 1967 डिफरेंस के बताना, आसपास, यूनिक्स और लिनक्स 67 में डिफरेंस क्या हो 74 जाता के है? आसपास यूनिक्स था। आईबीएम ने यूनिक्स लिखा था, उसको यूटिलाइज करके मैकिन्टोश ने काम में लिया था। ओके, तो यानी इनिशियली वो यूनिक्स था, उसके बाद उसके इंटर यानी अदर वर्जन स्टार्ट हुए। तो उन्होंने जैसे कि हाँ, यूनिक्स को यूनिक्स यूज ओपन करके सोर्स था। लिनक्स बनाया यूनिक्स और कभी इन्होंने भी ओपन यूनिक्स को सोर्स यूज नहीं करके मैक बनाया। था। सागर, यूनिक्स कभी भी ओपन सोर्स नहीं था। यूनिक्स ओके। का हर किसी ने अपना एक फ्लेवर बनाया, जैसे मैक ने अपना फ्लेवर बनाया यूनिक्स को यूज में हम्म। लेके, तो उसने ओपन सोर्स नहीं किया। बट लिनक्स जो था वो ओपन सोर्स था। लिनक्स का फेमस होने का रीजन ही यही है। पहले क्या होता था 90s से पहले, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी
कि आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चलाना है तो उसको आपका एक पैसा देना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। करेक्ट। ठीक है, लेकिन जब लिनक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो लिनक्स इंट्रोड्यूस ही इस चीज से हुआ कि भैया ये लो, ये पकड़ो और चलाओ, तुम्हारे को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स का सबसे बड़ा जो है, देखो लिनस टोरवेल्ड करके पर्सन है जिसने लिनक्स को इन्वेंट किया, ठीक है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं टेक्निकली चीजों को छोड़ के, तो उसको इस चीज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने क्या करा, यूनिक्स को पढ़ा और उससे इंस्पायर होके सबसे पहला एक प्रिंटर का ड्राइवर लिखा या प्रिंटर का कर्नल लिखा और उसने उसको ओपन सोर्स कर दिया। फिर कम्युनिटी बढ़ती गई और जैसे जैसे कहते हैं ना आगे चलते गए कारवां बढ़ता गया वाली चीज है। हाँ, यानी वो सिमिलर है, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लिनक्स इज बेस्ड ऑन यूनिक्स, ऐसा नहीं बोल सकते, करेक्ट? बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड बाय यूनिक्स। ओके, इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय यूनिक्स, इसीलिए उसके यूनिक्स के और मैक के कमांड्स जो हैं काफी मिलते जुलते मिलेंगे आपको। करेक्ट करेक्ट, जो विंडोज में तो बिल्कुल मिलता नहीं है। हम्म, ओके, या गॉट इट। ठीक है। अब जब हम वीएम्स काम में लेते हैं या वर्चुअल मशीन्स काम में लेते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से कैसे कम्युनिकेट करेगी, वो कैसे कम्युनिकेट करेगी, वाया प्रोसेस आईडी। वो कैसे कम्युनिकेट करेगी, वाया प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्चुअल मशीन है वो एज अ प्रोसेस चल रही है, क्योंकि मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली थी, वर्चुअल मशीन क्या होती है, आपको लॉजिकली मशीन को आपको काट के दे रही है, और लॉजिकली काट के दे रही है इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस की तरह आपको काट रही है। लॉजिकली का मतलब ही यही है कि आपका प्रोसेस जो है वो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब कंटेनर इज ऑल्सो लाइक अ वर्चुअल मशीन, लेकिन वो एक सिंपल प्रोसेस है आपकी मशीन पे, वो एक और सिंपल प्रोसेस है जो आपको आइसोलेशन देता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन आपकी अभी भी एक कंटेनर के अंदर ही चल रही है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ही चल रही है, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी कि ये वाली जो मशीन है ये इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। अब इसको ऐसा समझो, मेरे घर के अंदर यहां बाहर पोल है जहां से लाइन आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है। तो ये मेरा रूम है, ये मेरे भाई का रूम है, ये मेरे बहन का रूम है। तो मेन लाइन जो है यहां से आ रही है, तो इनको सबको अपना अपना लाइन तो यहीं से मिल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी लाइन तो मैं यहीं से दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक लाइन हर रूम को अलग अलग दे रहा है। अब मुझे, अगर मैंने इस रूम के अंदर स्विच को ऑन किया तो क्या ये सेकंड रूम के अंदर की लाइट लग जाएगी? ये पॉसिबल है? अगर अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे देखें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इस रूम की अगर मैं स्विच दबाऊंगा तो वो इसी रूम का लाइट को चालू करेगा। वैसे ही मेरा डॉकर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का, जो एमसीबी का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वही काम मेरा यहाँ पे कौन करके देता है मेरे को, डॉकर। कौन करके देगा मेरे को, डॉकर। ठीक है, अब इस डॉकर ने आपको क्या करा, एक नेटवर्क यहां पे दिया, एक नेटवर्क यहां पे दिया, एक नेटवर्क यहां पे दिया। यानी कि हर एक की आपकी आईपी अलग अलग है, हर एक की आपकी आईपी अलग अलग है। ऐसा हो सकता है ना कि सपोज करो मेरी ये आईपी थी, यहां पे थी 192 168 एग्जाम्पल 0.2, ठीक है, इसने आगे अलग अलग आईपी मेरे को तोड़ के दे दी। तो जो मेरा ये कंटेनर है उसकी आईपी हो गई 3, इसकी आईपी हो गई 4। यहाँ पे लिखने की जगह एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 4 5। अब ये 3 है तो इसके लिए खुद का एक अपना आईपी का जाल बन सकता है वापस से, है ना। ऐसे ही इसका अपना एक खुद का जाल बन सकता है और ऐसे ही इसका खुद का अपना एक जाल बन सकता है। तो क्या ये यहाँ पे जो मेरी आईपीज हैं वो ये आईपी के बरोबर सेम नंबर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये वाली आईपी का भी मेरा, यहाँ वाली का भी मेरा है ना 127.0.1 जो चलेगा, 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 127.0.1
और यहाँ पे भी मेरे पास में वो सेम आईपी नंबर होगा 127, और वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि डॉकर ने मेरे को एक कंटेनराइजेशन का अप्रोच दिया है। मेरे को क्या दिया है उसने? एक कंटेनराइजेशन का अप्रोच दिया। और किसके बेसिस पे दिया है? नेटवर्क, सी ग्रुप एंड यूजर। इसके बेसिस पे ही कर्नल के नेम स्पेस एंड सी ग्रुप को आप जब अलग अलग कर देते हो, लिनक्स का फीचर है ये, ठीक है, ये किसका फीचर है? लिनक्स का फीचर है। जब आप कर्नल के नेम स्पेस और सी ग्रुप को अडॉप्ट करके और अलग अलग कर देते हो तो आप आइसोलेशन को अचीव कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? तो आपका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग अलग ऐप, अलग अलग लाइब्रेरीज के साथ में। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा सी ग्रुप और नेटवर्क अलग है, तो यहाँ पे अगर मेरी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी यहाँ पे जावा 8 है, यहाँ पे मेरी जावा 8 है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सेम मशीन के ऊपर यहाँ पे जावा 11 चल रही है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से क्या है? एकदम आइसोलेटेड है, एक दूसरे से अलग अलग है। सिंपल सा अगर समझना चाहते हो तो अगर मैं रात को मेरे रूम की लाइट लगा के सो रहा हूं, तो मेरे पास में जो मेरा भाई का रूम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने मेरे रूम की लाइट लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है। मेरा रूम उसके रूम से बिल्कुल आइसोलेटेड है। ठीक है, आया समझ में? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई, या आगे चलें? हाँ आगे चले। ठीक है, अब ये आइसोलेशन, यहां पे ये जो मैं बात कर रहा था इसकी, ये क्या है? ये क्या? ये आइसोलेशन जो लिनक्स में हम अचीव कर पा रहे थे, जो कंटेनराइजेशन को हम अचीव कर पा रहे थे, डॉकर ने वही चीज हमारे को, क्योंकि देखो लिनक्स में नेम स्पेस और सी ग्रुप को अचीव करने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत कुछ लिखना पड़ता था। डॉकर ने क्या करा? आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया कंटेनराइजेशन करने के लिए, वो आइसोलेशन अचीव करने के लिए, कि भैया तुम ये सॉफ्टवेयर चलाओ और मैं तुम्हारे को ये जो आइसोलेशन है वो मैं करके दे दूंगा। ठीक है, तो एक तरीके से डॉकर ने क्या करा? रैपर है वो, जो लिनक्स का वो प्रोसेस है वो रैपर है। तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि लिनक्स, लिनक्स किस पे अडेप्टेड ज्यादा है, तो लिनक्स के लिए हमेशा बेस आपका जो ओएस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? और सॉरी, डॉकर के लिए बेस ओएस आपका हमेशा क्या होना चाहिए? लिनक्स। एंड यही रीजन है कि अगर मैं मैक के अंदर या फिर विंडोज के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करूंगा, तो वो लिनक्स जो होगा उसके लिए मुझे पहले मेरे उसके ऊपर हाइपरवाइजर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक हाइपरवाइजर एक्टिवेट होता है और उसके ऊपर फिर मेरे डॉकर का सॉफ्टवेयर आता है। इसके केस में विंडोज के एंड मैक के केस में। ठीक है, ये एक हाइपरवाइजर आएगा और फिर मेरा यहां पे डॉकर आएगा। और डॉकर आने के बाद में मैं इजीली मेरे कंटेनर्स एज अ प्रोसेस चला पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सी मैं अगर बात करूं स्पीड के मामले में, डॉकर सबसे फास्ट किस पे चलेगा? कौन से ओएस पे फास्ट चलेगा? लिनक्स पे चलेगा। एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं है हाइपरवाइजर की, लेकिन क्योंकि मेरे को वो मिमिक करना है इसलिए मेरे को हाइपरवाइजर विंडोज और उस पर डालता हूं। एंड लिनक्स का फेमस होने का रीजन भी यही था, क्योंकि वो ओपन सोर्स था। तो डॉकर को एक ऐसा कुछ है ना एनवायरनमेंट चाहिए था जो पहले से ओपन सोर्स हो। तो लिनक्स क्योंकि ओपन सोर्स था तो डॉकर और उसके अंदर हम अचीव कर पा रहे थे कंटेनराइजेशन को। ठीक है, तो इसीलिए डॉकर ने लिनक्स को एज अ बेस काम में लिया एंड डायरेक्टली उसके ऊपर उसने अपनी एप्लीकेशन को रन करने का ऑप्शन दे दिया। आया समझ में? तो यहां पे ये जो डॉकर जो चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? डॉकर इंजन। इसको क्या कहते हैं हम? डॉकर इंजन। डॉकर इंजन या फिर डॉकर डीमन। एक चीज हमेशा याद रखना, जब लिनक्स के अंदर आप कोई भी सर्विस चलाते हो तो उसको आप या तो सर्विस कहोगे या उसको आप क्या कहोगे?
डीमन, जो आपके प्रोसेसेस हैंडल करती है, उसको आप क्या कहोगे? डीमन। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन कंटेनर्स एंड वीएम्स, अगर अब मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन कंटेनर्स एंड वीएम्स, तो आप क्या क्या समझे पहले ये बताओ मेरे को, फिर उसके बाद में मैं क्या क्या समझा हूं मैं वो बताता हूं। काइंड ऑफ इंटरेक्टिव रखेंगे। अभी हम डिफरेंसेस से शुरू करते हैं, ठीक है, कि क्यों हमें वर्चुअल मशीन की जगह डॉकर काम में लेना चाहिए, इसको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन की टाइप कैसी होती है डॉकर के अंदर? ओएस लेवल। कैसी होती है? ओएस लेवल। ठीक है। और वीएम में कैसी मिलेगी आपको? हार्डवेयर लेवल। ठीक है। वीएम में कैसी मिलेगी आपको? हार्डवेयर लेवल। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने हार्डवेयर लेवल के ऊपर पूरा पूरा रिसोर्स ब्लॉक कर लिया, और ओएस लेवल का मतलब क्या हो गया? एज अ प्रोसेस आपने रिसोर्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। सपोज करो आपका कोई प्रोसेस है, वो ज्यादा मेमोरी खा रहा है, तो हम उसको बंद तो कर सकते हैं ना? क्या हमारा पूरा ओएस डाउन हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मैं स्टार्टअप टाइम की बात करूं, तो डॉकर जो होता है वो सेकंड्स में चालू हो जाता है, और वही वीएम जो होगा वो एक मिनट्स लेगा टाइम। आया समझ में? ठीक है। अब अगर मैं फुटप्रिंट की बात करूं, फुटप्रिंट इन द सेंस, फुटप्रिंट मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो डॉकर जो होता है वो बहुत लाइट वेट होता है। अब रीजन समझ आ रहा है डॉकर लाइट वेट क्यों कहा जाता है? अब समझ आ रहा है डॉकर लाइटवेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको देखो, कर्नल उसके पास में पहले से इस ओएस के अंदर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहली बात उसको कर्नल्स डालने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी कर्नल्स की, वो डायरेक्ट इस ओएस के कर्नल्स को यूज में ले लेता है। लेकिन यही जब मैं वीएम की बात करूंगा, तो वहां पे क्या होता है कि पहले मेरा बेयर मेटल है, उसके ऊपर मेरा वीएम है, और फिर वापस से मेरे को पूरा का पूरा एक ओएस वापस से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक ओएस का ये हो गया, एक ओएस ये हो गया, और इस ओएस की वजह से ही मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ना? तो इसी वजह से डॉकर लाइट वेट होता है, क्योंकि उसको जो भी चीज चाहिए, बेसिक जो चीजें चाहिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि हर एक अलग अलग लिनक्स के है ना, डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं, उनके अंदर कर्नल तो सेम ही है लिनक्स का। तो अगर मेरे को अल्पाइन भी चलाना है, तो उसके लिए भी मेरे को अगर कर्नल्स चाहिए होंगे, तो मैं इजीली उबंटू के ऊपर अगर मेरे को है ना डॉकर की अल्पाइन की है ना वो चला रहा हूँ इमेज, तो उसको अगर जो कर्नल्स की रिक्वायरमेंट है लिनक्स की, वो उबंटू से भी ले सकता है ना? तो फुटप्रिंट इस वजह से, या फिर मैप, इसीलिए उसको लाइट वेट कहा जाता है, डॉकर को इसीलिए लाइट वेट कहा जाता है। ठीक है। और इसी वजह से उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है, जो रिसोर्स यूजेज है, वो कम है। इसीलिए आपका डॉकर जो है वो जितना प्रोसेस चल रहा है उसी की तरह, अगर आपका अंदर एज अ प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी ले रहा है, तो अपने आप वो एज अ प्रोसेस मेमोरी ज्यादा ले लेगा, फिर वो थोड़ा सा कम होगा तो फिर वापस से वो कम हो जाएगा। लेकिन वर्चुअल मशीन में क्या होगा, वो हमेशा उतना का उतना मेमोरी को, सीपीयू को ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है। अच्छा, आइसोलेशन की अगर मैं बात करूं, तो आइसोलेशन लेवल के ऊपर, प्रोसेस लेवल के ऊपर आइसोलेशन मिलता है डॉकर के अंदर। आपको किस पे मिलता है हमेशा आइसोलेशन? प्रोसेस लेवल के ऊपर। लेकिन वीएम में आपको हमेशा आइसोलेशन किस पे मिलेगा? ओएस लेवल के ऊपर। आया समझ में? तो अब मेरे को लास्ट पॉइंट, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? पोर्टेबल कौन हुआ ज्यादा? डॉकर ही हुआ। एग्जैक्टली क्यों? मुझे पता है डॉकर के अंदर मेरे पास में इमेजेस है ना, मैं किसी को भी दे सकता हूं और वो एज ए कंटेनर चला लेगा। लेकिन वीएम के लिए इट्स लाइक अ हैवी टास्क, पहले मुझे वीएम का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मुझे ओएस का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, फिर मेरा वो कोई इमेज जो है वो चलेगा। तो पोर्टेबली अगर देखूं तो डॉकर मेरा जो है कहीं भी चल सकता है, इसीलिए कहा जाता है डॉकर इज रन एवरीवेयर। और ये वाला जो दिक्कत था, डॉकर में मेन चीज ये भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी अब मैं कोई इमेज यूज कर रहा हूँ 2170,
अभी इसमें अब और या मेरे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने मुझे 2.18.0 में कुछ और नए अपडेट दिए, तो मैं जस्ट एक कमांड रन करूंगा डोकर पुल इमेज और उससे कंटेनर क्रिएट कर दूंगा 2-3 मिनट में। और तो अगर मुझे वीएम पे अगर हाँ, सेम मुझे वीएम पे जाना हुआ तो फिर मैं अलग अलग वीएम क्रिएट करता रहूंगा। नहीं अबे ऐसा तो देखो, अगर आप सपोज करो अलग अलग बिल्ड की जैसे आप बात कर रहे हो सेम इमेज की, आपने जावा 11 के ऊपर कोई कोड लिखा हुआ है, तो अगर आप उसमें फीचर ऐड करोगे तो वापस से आपका जावा 11 के ऊपर ही फीचर आ रहा है। आप समझे मेरी बात को? जी जी ये आप वापस से आप वर्जन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो उसका। आप जब वीएम के अंदर हो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन वीएम में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप हर एक है ना, मतलब अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को पुराना जो कोड था वो सही चल रहा था, लेकिन ये नया वाला जो कोड मेरे को दिया है ये गलत चल रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा वापस पुराने कोड पे चले जाओ, तो मुझे वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मुझे वापस से पुराने वाले कोड के ऊपर जाने के लिए उसका वर्जन चेक करके, या उसका मेरे को कहीं पे हार्ड जो मैंने जो कोड चलाया है उसका मुझे एक हार्ड कॉपी बना के रखना पड़ेगा। यस हार्ड कॉपी इन द सेंस मुझे कोई फोल्डर के अंदर उसको जिप मार के रखना पड़ेगा, तो वापस से मैं जिप वर्जन से लूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जिप की जगह वो एज अ आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, वो भी जिप ही हुआ है। यस इमेज भी आपकी एक तरीके से जिप ही है, लेकिन वो आपको फंक्शनलिटी डॉकर ने दी है। अब आपको सिर्फ उस जिप को रन करना है, लेकिन वहां पे आपको वो पूरा मैनुअल प्रोसेस करना है। ठीक है, यस आया समझ में? यस। कोई डाउट? नहीं। आगे चलें। श्योर। अच्छा, डॉकर्स जो होते हैं वो एम्फिरल इन नेचर होते हैं। एक टर्म बहुत सुनोगे आप लोग, वो है एम्फिरल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? एम्फिरल, एम्फीमिरल, अच्छा एम्फीमिरल होगा, सॉरी। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या हुआ एम्फीमिरल का? अगर मैं पूछूं तो क्या मतलब हुआ? एम्फीमिरल का मतलब शॉर्ट लिविंग, जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। तो डॉकर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने अगर कोई डॉकर का प्रोसेस चला रखा है, ठीक है, या डॉकर का कोई कंटेनर चला रखा है, तो पॉसिबल है कि वो एज अ प्रोसेस चलता चलता बंद हो जाए, और अगर उसको आपको वापस चलाना है तो आपको मैनुअली उसको वापस से रन करना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? मैनुअल टास्क करना पड़ेगा। और कुबरनिटीज के अंदर यही मैनुअल टास्क जो है वो खुद कुबरनिटीज सेल्फ मैनेज करता है। अगर आपका कंटेनर कोई डाउन हो गया तो कुबरनिटीज खुद उसका नया कंटेनर बना देता है। डॉकर और कुबरनिटीज के अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है, सेल्फ हीलिंग का। डॉकर में सेल्फ हीलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर डॉकर का कोई इमेज का कंटेनर चल रहा है और वो डाउन चला गया, तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दैट थिंग। ठीक है, आया समझ में? एम्फीमेरल का मतलब समझ आया? यस। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमने ये चीज तो समझ ही ली थी कि भाई अगर मेरा एक एप्लीकेशन आइसोलेटेड में चल रहा है तो दूसरे एप्लीकेशन से वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? वाया प्रोसेस आईडी। तो अगर मेरा यहां पे मैं बात करूं, मेरा ये अलग अलग जो प्रोसेस चल रहा था डॉकर का, यहाँ पे अलग अलग जो कंटेनर, तो यार शिट, ये कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, अगर इन दोनों को कुछ रिक्वायरमेंट है, सपोज करो ये मेरा ऐप है, ये मेरा ऐप का कंटेनर है, और ये मेरा जो है वो डीबी का कंटेनर है। इन दोनों को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है वो भी पॉसिबल है डॉकर के अंदर। और वो पॉसिबल किस वजह से है डॉकर के अंदर? वो डॉकर के अंदर पॉसिबल है, वो एक दूसरे से वाया प्रोसेस बात करेंगे। ठीक है, आया समझ में? और डॉकर इज लाइक पोर्टेबल, हमने ये चीज समझी हुई है। तो
मतलब उस पोर्टेबल कैपेबिलिटी की वजह से जो मेरे मशीन पे चल रहा है वो दूसरे के मशीन पे हमेशा चलेगा। क्यों? क्योंकि एक मैंने पहले से कोई आर्टिफैक्ट बना के और कहीं पे रख दिया। सपोज करो मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोगों ने देख रखा है। फ्रेंचाइजी मॉडल में जैसे डोमिनोज या ये इस तरीके के फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं, तो ये क्या होता है, इनका एक फिक्स पैरामीटर्स होते हैं कि आपको जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बनाने का जो सामान है, अगर मैं वो पोर्शन, जितने पोर्शन में वो सामान बनाने के लिए जो मेरे को है वो उतना ही मैं आपको दूं, तो आपका वो कभी भी दूसरी तरीके से चलेगा ही नहीं। तो डॉकर इज लाइक गिविंग यू दैट सेम पोर्शन ऑफ कोड एज अ इमेज। आपने क्या करा, डॉकर से उस इमेज को पुल किया एंड यू ओनली जस्ट हैव टू रन दैट। आपने उसको रन करना है, ठीक है। और वो इमेज आपकी एक रिपोजिटरी में पड़ी हुई रहेगी, जहां पे डॉकर की, हम उसको क्या कहते हैं, रजिस्ट्री, उसको क्या कहते हैं, डॉकर रजिस्ट्री में वो पड़ी रहेगी, जहां वो डॉकर की रिपोजिटरी है। और क्योंकि एक वो रिपोजिटरी है, तो जैसे मैं पुल कर रहा हूं तो मैं मेरी खुद की भी इमेज बना के वहां पे पुश कर सकता हूं और बाद में डाउनलोड कर सकता हूं मेरे दूसरे काम के लिए, दूसरे को दे सकता हूं कि भाई यहाँ पे ये इमेज पड़ी है, जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड दिस। ठीक है, आया समझ में? एंड लाइक जो भी एप्लीकेशन है जब वो कंटेनर के अंदर चल रही है, ठीक है, तो जितने भी आप, पता है, आप उस कंटेनर के रिसोर्स को बाउंड कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को ये कंटेनर जो है वो 2 GB रैम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो डॉकर वो भी फंक्शनैलिटी आपको देता है। वो फंक्शनैलिटी में भी आप उसको बाउंड कर सकते हो कि 2 GB से ज्यादा जाते ही वो सर्विस आपकी अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वो कंटेनर की भी आप है ना बाउंड्री सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं कंटेनराइजेशन टूल्स के टाइप्स की, डिफरेंट कंटेनर। अब मार्केट में ओनली डॉकर अवेलेबल है ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो आया था ना, जो मैं आपसे कह रहा था कि लिनक्स के अंदर हमेशा से अवेलेबल था, वो कहलाता था LXC या एलेक्स डीमन। वो क्या कहलाता था, एलेक्स डीमन, और वो सिर्फ लिनक्स के अंदर ही अवेलेबल था। ठीक है, वो विंडोज और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कभी भी कंपैटिबल नहीं था, जो LXD था। ठीक है, उसके ऊपर रैपर एज आया हमारे पास डॉकर, और वो एज हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफरेंट ओएसएस के अंदर चलने लग गया। इसी तरीके से एक और आता है लिनक्स फाउंडेशन का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, क्रायो, CRI-O, क्रायो। ठीक है, इसी तरीके से कंटेनर डी इज द एक्चुअल डीमन, जो LXD का डीमन है उसी से इंस्पायर्ड होकर कंटेनर डी बनाया हुआ है, और डॉकर आपका उसी के ऊपर रैपर है। ठीक है, ऐसे ही है पॉडमैन, एक इसी तरीके से पॉडमैन भी आता है। ठीक है, एंड ये सारी जो चीजें है ना, अगर मैं आर्किटेक्चरल डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करूं तो डॉकर कैसे चलता है इसको समझो। आपका ये डॉकर का 2 कंपोनेंट मेन समझो आप इसको। आपका एक डॉकर क्लाइंट होगा, एक आपका डॉकर डीमन होगा, और एक आपकी रजिस्ट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में हमारी रजिस्ट्री कौन है, डॉकर। यहाँ पे n नंबर्स ऑफ इमेजेस पड़ी हुई हैं। मेरे को जो इमेज चाहिए मैं क्या करूंगा, डॉकर से वो पुल कर लूंगा उस रजिस्ट्री से। डॉकर पुल, और यहाँ डॉकर डीमन में वो इमेज आके मेरी खड़ी हो जाएगी। ये जो दोनों चीज हैं ये मेरे लोकल है। और ये मेरा रिमोट है। ठीक है, सेम गिट वाला एग्जांपल, मेरा गिट की एक रिपोजिटरी है, मुझे जब भी गिट के अंदर मेरा कोड किसी का चाहिए होगा तो मैं गिट पुल करूंगा, वैसे ही मैं यहाँ पे डॉकर पुल करूंगा, एंड वो मेरा डॉकर डीमन के अंदर आके इमेज जो है वो खड़ी हो जाएगी। इस डॉकर डीमन से जो इमेज मेरे पास आई है उसका जो कंटेनर है, उस कंटेनर को बनाने का काम करता है रनसी। उस कंटेनर को बनाने का काम कौन करता है, रनसी। कंपोनेंट है ये डॉकर का ही कंपोनेंट है,
रन सी, और इसको मेरा इमेज का कंटेनर जो चल रहा है अगर मुझे उसको स्टॉप करना है या मेरे को उसको वापस से रिज्यूम करना है, तो ये सारा जो काम है, या मैनेजरिकल काम कि कितना वो चल रहा है, कौन सी पोर्ट के ऊपर वो मैप हुआ है, कैसे मैप हुआ है, वो काम जो करता है वो करता है डॉकर के अंदर कंटेनर। ठीक है, तो डॉकर क्लाइंट कौन हो गया? डॉकर क्लाइंट वो CLI टूल है जहां से हम हमारे डॉकर के कमांड्स लिखते हैं, जो हम लिखते हैं ना, डॉकर पुल इमेज सो एंड सो नेम, डॉकर रन हमारा कंटेनर का नाम। तो वो जो कमांड हम जो CLI के अंदर लिखते हैं वो एक अलग कंपोनेंट है, वो है डॉकर क्लाइंट। ठीक है, और डॉकर डीमन जो है वो एक अलग कंपोनेंट है। ये डॉकर डीमन जो होता है ये सूडो रूट्स लेके बैठा होता है, सूडो एक्सेस लेके बैठा होता है, एडमिन एक्सेस लेके बैठा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर के साथ में कनेक्ट हो रहा है तो इसको सूडो एक्सेस चाहिए। और डॉकर क्लाइंट को अगर मेरे को सूडो एक्सेस देने हैं तो मेरे पास में लिनक्स की अगर मैं बात करूं तो एक डॉकर करके ग्रुप बना हुआ होता है, उस ग्रुप को मैं क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा मेरे सूडो ग्रुप के अंदर अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अपेंड करने से क्या होगा, उसको सारे के सारे सूडो प्रिविलेजेस मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी मैंने बात करी अभी तक, मैंने जो ये बात करी क्रायो की, कंटेनर डी की, LXD की, पॉडमैन की, एक्सेप्ट डॉकर, ये सब ओपन सोर्स है। डॉकर ओपन सोर्स नहीं है, सबसे पहले ये चीज बात याद रखना, डॉकर ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, डॉकर के दो लाइसेंसेस हैं, एक एंटरप्राइजेस लाइसेंस है और एक कम्युनिटी एडिशन है। ठीक है, तो आप जब कम्युनिटी एडिशन को यूज में लेते हो, आप और मैं जो हमारे लोकल पे काम में लेते हैं वो कम्युनिटी एडिशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम्युनिटी एडिशंस की कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं। अगर मैं डॉकर हब के ऊपर जाऊंगा तो कम्युनिटी एडिशन में सिर्फ एक प्राइवेट इमेज बना सकता हूँ, बाकी मेरी जितनी भी इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, पब्लिक। मेरी जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो बाकी सारी कैसी बनेंगी, पब्लिक इमेजेस। एक प्राइवेट इमेज में बना सकता हूँ। इसको अगर मैं समझना चाहूं तो मैं कैसे समझूंगा, मैं गिटहब के ऊपर अभी तो मैं n नंबर्स ऑफ रिपोजिटरी बना सकता हूं प्राइवेट। पहले गिटहब के ऊपर आप प्राइवेट रिपोजिटरी नहीं बना सकते थे, पब्लिक रिपोजिटरी बना सकते थे। प्राइवेट रिपोजिटरी भी आपकी एक या दो ही बनती थी, अगर आपको प्राइवेट बनानी होती थी तो गिटहब आपसे चार्ज लेता था उसके। ठीक है, तो वैसे ही डॉकर के अंदर आप प्राइवेट सिर्फ एक बना सकते हो और पब्लिक कितनी भी बना सकते हो। ठीक है, और डॉकर के अंदर अच्छा कोई क्वेश्चन है क्या? सॉरी मैं फ्लो में निकल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है क्या? सागर, अभय, नो। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। अब है। तो कंपोनेंट्स, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, मेरा पहला कंपोनेंट डॉकर क्लाइंट, दूसरा कंपोनेंट डॉकर डीमन। डोंट गो विद द राइटिंग यार, मैं आज पैड इसीलिए लेके आया था कि अच्छे से मतलब पढ़ा दूंगा इस पैड से, बट बैटरी ने साथ नहीं दिया एंड चार्जर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे है मेरे पास में जो ऑफिस में। डॉकर डीमन, फिर उसके बाद में कंटेनर डी जिसके ऊपर मेरा डॉकर एज अ पूरा रैपर है, एंड रनसी जो एक्चुअली मेरे कंटेनर्स चलाने का काम करता है। कोई भी बाइक वगैरह जब हम चलाते हैं तो उस बाइक के अंदर एक स्टार्टर होता है कि नहीं होता है? बाइक पे हम किक तो मारते हैं लेकिन बाइक को स्टार्ट करने का काम कौन करता है? वो स्टार्टर करता है, वो पहला स्पार्क प्लग, स्टार्टर मतलब स्पार्क प्लग,
वो जो स्पार्क प्लग है वो रन सी है, और एक हो गया हमारा डॉकर रजिस्ट्री। ठीक है, अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। डॉकर कंपोनेंट्स स्टैक ओवरफ्लो, देखता हूँ वो मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर वो यहाँ पड़ा हुआ होगा तो यार मज़ा आ जाएगा। इसको ढूंढते हैं, वो बहुत अच्छा है लिंक, वो मैं शेयर भी कर दूंगा अभी आप लोगों के साथ। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे उसकी, सबसे पहले इसको समझते हैं। डॉकर के अंदर चीज़ें कैसे चल रही थी, ये हार्डवेयर था मेरा, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर ये पूरा का पूरा मेरा लिनक्स ओएस है, ठीक है। लिनक्स ओएस है, और उसके अंदर लिनक्स ओएस के अंदर मेरे पास में कर्नल जो है वो मेरे हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, यानी हार्डवेयर के साथ में मैं इंटरेक्शन जो कर पा रहा हूँ वो किसकी वजह से कर पा रहा हूँ, कर्नल की वजह से या ड्राइवर्स की वजह से। एंड मेरे उस लिनक्स ओएस में एज अ सॉफ्टवेयर मेरा डॉकर इंजन चल रहा है। अगर मुझे कुछ भी यूटिलाइजेशन करनी है, मुझे कुछ भी कर्नल रिलेटेड टास्क चाहिए तो वो मुझे डॉकर देगा। एंड दीज आर माय कंटेनर्स आर द रनिंग इंस्टेंसेस ऑफ इमेजेस, ठीक है। अगर कोडिंग की भाषा में समझे तो इमेजेस आपकी क्लासेस हो गई और कंटेनर्स आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लास आपकी कभी भी कोई मेमोरी नहीं खाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा आपका मेमोरी खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो कंटेनर जो है वो एक तरीके से मेमोरी खाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेस इमेज है वो अल्पाइन है और ये बेस इमेज बिजी बॉक्स है। ये दोनों ही जो बेस इमेज है वो लिनक्स की हैं, ठीक है। तो अल्पाइन को अगर लिनक्स से रिलेटेड कुछ भी ड्राइवर्स चाहिए तो डॉकर इंजन से वो आस्क करेगा, वहां पे उसको ड्राइवर्स देने का काम कौन करेगा, कंटेनर डी, ठीक है। उसको क्या ड्राइवर्स चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कर्नल को कैसे यूटिलाइज करना है, मैनेजोरिकल लेवल का सारा काम हमारा कौन सा कंपोनेंट करके देता है डॉकर डीमन में, कंटेनर डी। कर्नल से वो रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज हो जाएंगे। ऐसे ही बिजी बॉक्स को अगर कुछ चाहिए तो डॉकर इंजन के अंदर अप्लाई करेगा एंड वो ले लेगा। एंड दीज आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एंड कहाँ है यार, वो डायग्राम मिल जाए मजा आ जाए। इवन आई लर्न दैट फ्रॉम ओनली डॉकर आर्किटेक्चर, यहाँ से हटाते हैं। चलो अगर मुझे मिलेगा ना तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। अच्छा, अब किसी को कोई क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं, ठीक है। एक बार इसको शेयर बंद करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस।